अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर 3 मौज़ूआत को ज़ेरे बहस रखा जाएगा जो कि कानूनी भी है, लेकिन उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं सियासत से भी होगा और दूसरे मामलात भी जो ज़िंदगी के हैं उससे जुड़े होंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि जनाब आया PTI को मुकम्मल तौर पर बैन किया जा सकता है, इसके बारे में कानून क्या कहता है। क्या आज अगर PTI की बारी है तो कल किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी ज़ेरे अताब आ सकती है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि क्या बानी PTI इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया जा सकता है। आर्टिकल 6 है क्या इसके अंदर कोई बंदिशें हैं, क्या इसके अंदर कोई कंडीशंस हैं जिनको पहले मीट करना पड़ेगा, तब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसके मुतालिक जो है उन्होंने 39 कैंडिडेट जो आज़ाद थे उनको तस्लीम कर लिया कि वो PTI के हैं और इसके बाबत एक जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन बाकी जो 41 मेंबरान हैं या उम्मीदवारान हैं उनके मुतालिक अभी एम्बिग्विटी इफ़ एंड बट्स की जो है बात चल रही है। उसके अंदर ये भी शुनीद आई है कि उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा राब्ता किया जाएगा। इतराज़ ये आ रहा है कि जनाब इसके ऊपर जो है वो इल्तवा में लिया जा रहा है ताकि इसको जो है वो रिव्यू में ले जाकर ऑर्डर को सेटिसाइड करवाया जाए। और तीसरा हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं आज, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है, सीनियर वकील हैं, उनकी मौजूदगी में बात करना पड़ेगी कि इन्वायरमेंट को लेकर जो ऑनरेबल शाहिद करीम साहब जो हैं, जस्टिस शाहिद करीम, उनकी अदालत में एक प्रोसीडिंग चलती रहती है, वो केस ख़त्म नहीं होता, हर जुम्मे को उसकी समाअत होती है, लेकिन छुट्टियों की वजह से अब नहीं हो पा रही। उसके क्या हदो हाल है, इन्वायरमेंट कहाँ पे जा रहा है, हमारा जो क्वालिटी इंडेक्स है क्या वो बेहतर हो चुका है, पानी के मामलात हैं, दूसरी चीज़ें, इनको ज़ेरे बहस लाएंगे और डिस्कस करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ आज स्टूडियो में होंगे मियाँ इरफान अकरम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हमारी जो वकला की सियासत है उसके अंदर एक जो है वो नामी ग्रामी शख्सियत अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। कानून को बारीक बीनी से देखते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लीगल एडवाइज़र भी हैं, अच्छी अपनी एक वकालत बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और तीनों मौज़ूआत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ मुझे ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर, कंपैरेटिवली यंग लॉयर बट नॉट दैट मच, एडवोकेट हाई कोर्ट है, पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं, मामलात को जानते हैं और जानते हैं कि कानून क्या कहता है। और तीसरा नोट कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेरे परमानेंट आपको पता है मेंबर होते हैं, डिस्कशन का आप उनको बेशुमार देख चुके हैं, उनका इस्तिफादा भी आप उनकी बातों से उठा चुके हैं, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम है, मेहनती वकील हैं, अपनी अच्छी एक साख बनाने के लिए तगदो कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों मौज़ूआत के बारे में वो क्या कहते हैं। मियाँ इरफान साहब, मैं पहले जो है वो आपकी जो है मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा और पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फिर मैं अपने मेन मौज़ूआत की तरफ आऊँगा कि जो इन्वायरमेंट को लेकर एक सूट चल रहा है, सूट तो नहीं, उसको आप रिट कह सकते हैं या प्रोसीडिंग कह सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में, क्या छुट्टियों के साथ वो भी छुट्टियों पर चली जाती हैं? नहीं, देखें, आप सबको पता है कि वाइटर्न जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सब छुट्टियों पे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो हाई कोर्ट में 2 माह की छुट्टियां होती हैं, लेकिन 15-15 दिन के लिए जजेस अपनी टर्न के हिसाब से, क्योंकि ये 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया जाता है पूरे बेंच को, तो एक बैच जो है वो 15 दिन के लिए छुट्टियों पर चले जाता है। इसलिए सिंस लास्ट 2 वीक्स वो केस नहीं लग रहा, क्योंकि शायद करीम साहब वेकेशन पे हैं और इतना तो जज का राइट है। इस पर लोग बहुत शोर भी मचाते हैं कि जजों को छुट्टियाँ क्यों होती हैं, वकीलों को छुट्टियाँ क्यों होती हैं, लेकिन आप देखें कि अगर किसी और डिपार्टमेंट में भी देखा जाए तो उस डिपार्टमेंट में लीव विद पे का एक कंसेप्ट है, जबकि हमारी जुडिशरी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारी जुडिशरी में सिर्फ यही एक छुट्टियां होती हैं जिसको अवेल कर सकते हैं जज साहब या वकला भी, अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना फैमिली के साथ, तो इसके अलावा कोई ऐसी मखसूस छुट्टी नहीं है। सिवाय उनके जो एक डेजिग्नेटेड हॉलीडेज गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। तो वो केस बेसिकली छुट्टियों में भी है। शाहिद करीम साहब अगर लाहौर में मौजूद हों तो वो फिर भी आके स्पेशली इस केस के लिए कोर्ट करते हैं और उसकी हियरिंग करते हैं। अच्छा मियां साहब, ये उसके अंदर भी ऑनरेबल जजेस जो है वो 2 माह की मुकम्मल तो नहीं होते, कुछ 1 माह के जाते हैं, फिर इस तरह है। जी, मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर लेते हैं। मसलसल 2 माह कोई जज छुट्टी पे नहीं जाता, ये जाते हैं बाई टर्न 15-15 दिन की छुट्टी पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वो 15 दिन या 20 दिन, इससे मैक्सिमम कोई जज छुट्टी नहीं करता। मतलब छुट्टियां होने का मकसद यही नहीं कि कोर्ट पूरी खाली है या बिल्कुल बंद हो गई है,
जजेस बैठे हैं, तकरीबन आप समझ लें कि 1/3 जो हैं वो छुट्टियों में जाते हैं, बाकी सब जजेस बैठे काम कर रहे होते हैं। और आजकल तो जितनी गहमा गहमी है, जितनी सियासी गहमा गहमी है, मेरा ख्याल डेली बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी लग रहे हैं और उनकी हियरिंग भी हो रही है और कोर्ट बड़ी एफिशिएंसी से उन तमाम मामलों को ना सिर्फ टेकअप कर रही है बल्कि इमीडिएट उसका जो ऑर्डर्स हैं वो भी आजकल बड़े। अच्छा, मैं मियां साहब मैं एक आप सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए अभी जो एक बात है कि ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने मामले को बड़ा जो है वो रिगुलसली टेकअप किया, इम्प्रूवमेंट भी आई। हमें खौफ या खदशा ये रहता है कि अगर वो इंशाल्लाह एलिवेट हो गए तो प्रॉब्लम तो फिर वही के वही रह जाएगा। एक सक्सेशन पॉलिसी आप समझती हैं कोई होनी चाहिए इस केस को लेकर खास तौर पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। देखें ये केस शुरू हुआ था बेसिकली वाटर कंजर्वेशन से, किनके? पानी से। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन से शुरू हुआ था, फिर वो एनवायरनमेंट की तरफ आ गया और अब इसमें इतने मल्टीपल इश्यूज ऐड हो गए हैं। और शाहिद करीम साहब खुद कहते हैं कि ये केस बिल्कुल दिन ब दिन इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि अब उसको समेटना मुश्किल हो गया है। और मेरा ख्याल नंबर ऑफ टाइम्स शाहिद करीम साहब डिपार्टमेंट्स को कह चुके हैं कि आप इस जो कोर्ट जो काम कर रही है इस पर बाकायदा पॉलिसी बनाएं और इसकी ऑनरशिप आप डिपार्टमेंट्स खुद लें। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली हर दफा मैं ये कहता हूं कि ये काम कोर्ट के करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट क्यों करती है? क्योंकि डिपार्टमेंट्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, मजबूरन कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। और कोर्ट के ऑर्डर से जब वो काम होते हैं तो कई दफा हमने देखा कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करती है और उस पर भी हमें कोई इतराज नहीं है, ले लेकिन काम करे, उसकी ऑनरशिप ले। मैं आप वापस आपकी तरफ आऊँगा। नुमान, आप भी मामला को देखते हैं इस कोर्ट के अंदर जो है, आपने अगर पेश नहीं होते तो आपने देखा भी होगा कि ये प्रोसीडिंग चल रही होती हैं। बड़ा अच्छा काम है, शाहिद करीम साहब ने बड़ा टेकअप किया, उसके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी आई, बेहतरी भी आई। तो आप समझते हैं कि ये जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो बेहतर है या डिपार्टमेंट के अंदर जो कोई मैकेनिज़्म मज़ीद बेहतर करने चाहिए? क्योंकि कोर्ट्स के पास तो ऑलरेडी, अगर शाहिद करीम साहब की बात की जाए तो उनकी कोर्ट तो ऑलरेडी बड़ी चकाचक बड़ी होती है, कॉर्पोरेट काम है, कमर्शियल काम है, तो ये तो अपनी दिलचस्पी के बायस से अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए ले रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहाँ खड़ा होना है, डिपार्टमेंट कैसे आगे इम्प्रूव करेंगे, वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए इसमें देखिए बुनियादी सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इदारे का एक महसूस काम है जो उन्होंने अपना काम अदा करना है। और अगर एग्जेक्टिव अपने काम भरपूर अंदाज से अपने कानून और आइन के मुताबिक वो नहीं करती काम, तो फिर उसी सूरत में अदालतें उस चीज़ का नोटिस लेती हैं या कोई भी शख्स जाके अग्रीव पार्टी जाके अदालतों में केस फाइल कर सकती है। आर्टिकल 199 का यही मकसद है। ठीक ठीक। अब जो बुनियादी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिहाज से जो जस्टिस शाहिद करीम साहब का काम है वो आपका आर्टिकल 9 हमारे आइन का है जो क्या कहता है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी का हक है, उसके अंदर उसकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, हर चीज़ उसके अंदर आती है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खुशी की और खुशाइन बात है कि एक हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज इस तरह एक्टिवली इस चीज़ को इसकी पैरवी करते हैं। ठीक। और इदारों को वक्तन फवक्तन अपने पास बुलाते रहते हैं कि कहीं भी कमी कोताही अगर रह जाती है तो जज साहब उनको रिमाइंडर देते रहते हैं ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं दिलनवाज चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। दिलनवाज चीमा साहब, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब, बहुत अप्रिशिएट करने को दिल करता है क्योंकि जो आप सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अगर बेहतर हो रही है तो ये उनकी दिलचस्पी है, उनकी वो कह लें कि लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि इनका क्या इंटरेस्ट है, फिर एलिगेशंस भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटे नहीं हैं। लेकिन एक खदशा जो है वो ये है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, ग्रीन बेंच मुझे याद है कि बन गया, लेकिन जैसे ही वो एलिवेट हुए तो फिर वो मामला ख़त्म हो गया। तो खदशा ये है कि इसकी सक्सेशन पॉलिसी के मुतालिक भी शाहिद करीम साहब को गाइडलाइन दे सकते हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए वो तो जब मौका आएगा उसका तब देखेंगे, ज़ाहिर है कोई ना कोई तरीका इसका होगा। लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा, आपने बड़ी सही मिसाल दी मंसूर अली शाह साहब की खुद की, जिन्होंने इतना सारा इनिशिएटिव लिया, उसके बाद उस तरह फॉलोअप तो नहीं हुआ। शाहिद करीम साहब तो अपने तौर पर कर रहे हैं। जी। तो ये कंटिन्यूटी जो है बदकिस्मती से उस तरह इन चीज़ों में नहीं होती है, शायद इस दफ़ा फ़र्क हो। एक बात मैं करना चाहता हूँ भट्ट साहब कि शाहिद करीम साहब का जिस तरह आप जिक्र चल रहा था, जितनी एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना भट्ट साहब लोग, मतलब वो ठीक है, हक है सबका क्रिटिसाइज़ करना, जुडिशरी के बारे में भी करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन ये होती है अनइन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म।
मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कुछ हेयरिंग्स अटेंड ज़रूर किया करें। ठीक, ये बड़ा ज़रूरी है, शहरी के लिए पता होना चाहिए अदालतों में वाकई क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है अक्सर लोग अगर अटेंड करेंगे तो वो हैरान होंगे कि उनके जो जहन में तसव्वुर है उस तरह नहीं है। बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी मेहनत के साथ जज साहिबान काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद क्रिटिसिज्म्स अपनी जगह पे जायज़ हैं, ताख़ीर बहुत ज़्यादा है और वीकनेसेस हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग नक्शा खींचते हैं उस तरह मामला नहीं है। और मेरा ख्याल लोग इस चीज़ को इसका एक्सेप्ट करेंगे, इस बात को इम्प्रेस होंगे आप जजेस की काबिलियत के साथ, उनकी प्रोफेशनलिज्म के साथ, वकला की जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ। जिस तरह केस मुकदमे चलते हैं 30 से 40 अर्जेंट रोज़ के होते हैं, 30 से 40 रेगुलर रोज़ के होते हैं, फिर डिवीज़न बेंच होती है, काफ़ी बर्डन होता है। और जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे थे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होती है जी, हर दिन मुस्तकिल यही रूटीन होती है, फिर फैसले भी लिखने होते हैं। ठीक ठीक, तो काफ़ी बर्डन होता है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं होता। थोड़ी सी छुट्टी होती है साल में, 2-3 हफ्ते ही निकलती है, ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है नाज़िर, जो है वो समर वेकेशंस के बाद उम्मीद की जाती है और हम यही सोच रहे हैं कि मामला फिर जो है वो टेकअप किया जाएगा ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की तरफ से, और इसके अंदर प्रोसीडिंग मज़ीद बेहतर होंगी। और डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे मामला के, वाटर का मसला है, उसके अलावा जो है वो इंडेक्स क्वालिटी है, हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, उसके अंदर बेहतरी आएगी। नाज़िर, मुझे दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना है और अब जानने की कोशिश करनी है अपने मेहमानों से कि जनाब क्या PTI को कानूनी तौर पर बैन किया जा सकता है। मियां साहब, आपने खबरें तो सुनी हैं कि इसके अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम PTI है, उनको बैन किया जाना जो है वो शायद नागुज़ीर हो गया है। क्या प्रोसीजर है, कोई अगर थोड़ा सा ब्रीफली बता सके, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले उनको गैजेट के अंदर नोटिफाई किया जाएगा, फिर उसको डेक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से सीख किया जाएगा, और फिर जो है अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करे तो फिर जाके उनको जो है वो ये मुकम्मल तौर पर बैन किया जा सकता है। क्या ऐसा ही प्रोसीजर? देखें, बैन करने का पॉलिटिकल पार्टी का वैसे तो हाँ, अभी जो एक लेटेस्ट डिसीजन भी आया वो भी हम सब ने देखा, और उस डिसीजन में बेसिकली यही कहा गया कि जो पिछला जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको शायद जो इलेक्शन कमीशन है उसने उस एंगल से नहीं देखा जिस एंगल से जजमेंट दी गई थी। ठीक, अब द प्रॉब्लम जो अब आ रही है, एक तो वो सीट्स वाला इशू था, सीट्स जो हैं वो PTI को देने का ऑर्डर किया, वो जजमेंट हम सब के सामने है और बड़ी तफसीली जजमेंट है, लेकिन अभी क्योंकि उस जजमेंट में अभी उस तरह तफसीली जजमेंट हमारे सामने नहीं आई, जिसका एक अलग इशू बना हुआ है। ठीक, और उस इशू के बाद क्योंकि अब गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि PTI जिस तरह दोबारा इन हो, तो ये सीट्स जो वुमेन सीट्स हैं उनके जाने के बाद मेरा ख्याल शायद गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भी वो नहीं रहती, वो कानून साजी वाले हक से तो वैसे ही महरूम हो जाए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। दूसरी बात जो है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, देखें आज नून लीग की हुकूमत है, कल पीपल पार्टी की होगी, परसों PTI की होगी। जी ठीक, यही लोग जब खुद अपोजिशन में थे तो इस चीज़ों को क्रिटिसाइज करते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात बहुत क्रिटिसाइज होती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जी बैन नहीं कर सकते। और जो आप नोटिफिकेशन की बातें करते हैं, वो नोटिफिकेशन बेसिकली हमने देखा है कि मजहबी जमातों के खिलाफ गाहे बगाहे आती रही, कुछ शिया उलमा के खिलाफ भी वो नोटिफिकेशन आते कि उनको बैन कर दिया, कुछ स्पेशली ऐसी पार्टी जो पॉलिटिकल प्लस दूसरे इश्यूज में भी इन्वॉल्व हैं, जिनमें हमारी ज़्यादातर मजहबी जमातें हैं, उनको बैन किया गया पाकिस्तान में। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मौजूद हों कि वो कोई एक्ट अगेंस्ट द स्टेट, बिल्कुल ठीक, या कोई स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई ऐसे एक्ट्स जो हैं, और ये खाली नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता। उन्होंने अब गवर्नमेंट जो ऑप्ट करना चाह रही है वो यही है कि वो पहले नोटिफिकेशन करेगी, नोटिफिकेशन वो नहीं लेके जाएंगे हाई कोर्ट तो बेसिकली PTI उसको चैलेंज कर देगी, फिर वो मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बैन हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं नुमान आपकी तरफ आऊँगा, यही सवाल आपसे कि क्या एक तो ये बता दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है जिसकी एक बैकिंग हो, अगर ना भी हो तो क्योंकि हमारा आइन कानून ये इजाज़त देता है किसी भी शख्स को कि अगर वो चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेट करे, लेकिन आप समझते हैं कि जब उसका एक क्लॉज के साथ लिखा होता है कि जनाब सब्जेक्ट टू द लॉ, तो ये वो प्रोविज़न है जिसके तहत PTI को उसके अंदर लाया जा रहा है। देखिए, जिस आपने जिक्र किया कि हर पाकिस्तानी का, हर सिटीज़न का ये हक है
कि वो अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सके और इसी तरह वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आर्टिकल 17 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बड़े वाशगाफ अंदाज में ये बात करता है। लेकिन साथ ही जिस तरह हम सब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 9 का मैंने कुछ अभी जिक्र किया, हर फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। बिल्कुल उसमें अक्सर होता है सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशंस। सो फंडामेंटल राइट कोई भी अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट नहीं होता, उसकी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन कानून के अंदर लिखी हुई है। इसी तरह आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो बेशक इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है, बेशक हुकूमत में आती है, लेकिन अगर वो आर्टिकल 17 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके साथ जो कानून है आर्टिकल 17(2) के तहत जो बनाया गया है, उसकी प्रोविजंस की अगर खिलाफ वो काम करती है तो उस पार्टी को बैन या डिसॉल्व किया जा सकता है। उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है, इफ दैट पार्टी इज वर्किंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अब सॉवरेनिटी बेसिकली है उस मुल्क की खुद मुख्तारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मुल्क अपने हर फैसले खुद कर पाता है। और इंटेग्रिटी का तस्वर है कि आपकी बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन, ये जैसे मिसाल के तौर पे बांग्लादेश का वाक़या हुआ था और उसके बाद अवामी मुस्लिम लीग को बैन किया गया था। सो इंटेग्रिटी के मामलात, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, अगर इस पे कुछ शातें आती हैं, कोई एविडेंस आता है पीटीआई के खिलाफ, तो उस सूरत में बैन करने का तरीकाकार मौजूद है। और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है जो उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है, और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अगर लगता है कि एविडेंस मौजूद है सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ ये पार्टी काम कर रही है, उसके बाद नोटिफाई करेगी और ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा जो उस पर फैसला करेगा। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, आपका मैं टेक लेना चाहूँगा, मेरा सवाल एक ले लीजिएगा, आप उसके बाद लंबी बात भी कर सकते हैं। डिले इन वॉकिंग दिस प्रोविजन, ये एक बड़ा जस्टिफिकेशन मांग रही है कि जनाब अगर इतना ही मामला था तो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, ना सिर्फ ये, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई और उसके बाद जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी अर्सा गुजर गया, अब आपको तोशाहाना कुछ नहीं मिल सका, आपको जो है साइफर केस में कामयाबी हासिल नहीं हुई, आपको दूसरे मामला थे, तब आपने कहा चले जी अब ये भी रह गया, पार्टी को बैन कर दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है? ये बात है, आपने जो सारी बात की वो तो अपनी जगह ठीक है, पॉलिटिकल उसकी टाइमिंग सबके सामने है, उससे क्या लोग अखज़ करेंगे वो भी आप जानते हैं। अब कानूनी पोजीशन क्या है? कानूनी पोजीशन ये है, 212 है इलेक्शन एक्ट 2017 का प्रोविजन, ठीक, वो प्रोवाइड करता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म किस तरह की जाती है, ये बड़ी दिलचस्प, ये बैन नहीं है, ये ख़त्म करना है, और उसका नतीजा भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प है, डिसोल्यूशन। ठीक, अच्छा, उसमें 3 ग्राउंड्स है बुनियादी तौर पे। ठीक, अगर वफाकी हुकूमत को कमीशन के ज़रिए से या किसी भी और सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसे साबित हो जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात जो है, वो 3 ग्राउंड्स उसमें अहम है, या तो फॉरेन एडेड है, बेसिकली फॉरेन फंडिंग, ठीक, या कोई ऐसा काम कर रही है जो प्रेजुडिशियल है सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के, मतलब कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रही है, या दहशतगर्दी टेररिज्म में मुलव्वस है। ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन की जा सकती है, बैनिंग की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो कैसे होगी? वो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वफाकी हुकूमत के पास ही इख्तियार है कि वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे इस सारे मवाद की बेसिस के ऊपर, लेकिन फिर 15 दिन के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त रेफरेंस भेजना है। ठीक है, वफाकी गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत ने, ये एक बड़ा रेयर होता है तरीक़ेकार कानून किसी में भी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त रेफरेंस भेजा जाता है। मतलब एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जो आइन में है, ठीक, और फिर दूसरा एक ये मिसाल है कि वफाकी हुकूमत ने इसको रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज देना है कि अब आप इस पर फैसला करें। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगी तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, अगर वो नहीं करेगी तो फिर पार्टी मौजूद रहेगी। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब ये इससे अगली बात बड़ी दिलचस्प आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अब आपके जहन में आना चाहिए सवाल कि बेंच क्या बनेगा, सुना किस तरह जाएगा। ठीक, तो उसमें जहाँ तक मेरी नज़र है, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती है लोगों की, मेरी नज़र ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब ये उसी कमेटी के पास जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ केस नहीं है, एनी मैटर और एनी कॉज भी है लफ्ज़ शामिल। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये हुआ कि कोई भी मामला जो लगना है वो कमेटी ने फैसला करना है किसके पास जाएगा। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि किस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास किस तरह लगता है, कौन सुनता है इसको और कौन इस पर फैसला करे, अगर वहां तक बात गई। खैर अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तो लेकिन ये अगले स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने कहा चले ये भी बात साथ साथ मैं वापस आता हूँ, आपसे मजीद में जानने की कोशिश करूंगा।
आपको पता है कि एक शख्स को अगर सज़ा देनी हो तो उसका मुकम्मल एक ट्रायल होता है, शहादतें आती हैं, उसके ऊपर राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आप सीनियर वकील हैं, जानते हैं इस मामले को। हर वो जो है वो रिक्वायरमेंट कानूनी पूरी की जाती है, ना सिर्फ इंसाफ किया जाता है बल्कि दिखाया भी जाता है कि इंसाफ हो रहा है। एक शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर उसका मैंडेट भी है लोगों का दिया हुआ, और एक लंबी तादाद है जो चाहते होंगे कल को मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है। तो सवाल मेरा कानूनी जो है वो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ वो ये है कि इतना बड़ा मामला और वफाकी गवर्नमेंट जो कि बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन में हो सकती है, जैसे अभी पीटीआई के साथ उनका मामला जो है वो गड़बड़ है और वो उनके राइवल भी हैं, लेकिन ट्रायल नहीं है इसके अंदर शहादतें उस तरह नहीं है, इसके अंदर जो है उस तरह से राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट की एग्जीबिशन नहीं है, उसके ऊपर इतराज़ नहीं है। तो इतना समरी प्रोसीजर देखिए, रेफरेंस है ना, रेफरेंस में अब ऐसा नहीं होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको एक्स पार्टी नहीं डिसाइड करेगी। जी ठीक। उसमें फिर दोनों फ्री कैन को बुलाया जाता है, उसमें जो शाहिद मौजूद होते हैं, बेसिकली जब तक गवर्नमेंट के पास शाहिद ना हो, जैसे पहले भी सब जिक्र हो चुका है, उस वक्त तक वो रेफरेंस बना नहीं सकती। ठीक। जब वो रेफरेंस बना के नोटिफाई करके रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट खुद उन रेफरेंस को और उसमें मौजूद शाहिद को सबको ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद वो फिर उसको हेयरिंग के लिए लगा देगी। ठीक। जैसे कि चीमा साहब ने बताया कि अब एक्चुअली पहले बड़ा आसान काम था। ठीक है। चीफ जस्टिस जो था वो सोलली इस बात का मालिक था कि वो किसी भी बेंच क्रिएट करके तो किसी के पास भी भेज सकता था। लेकिन अब सिचुएशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के बाद थोड़ी सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने बैठ के इसका फैसला करना है कि इस पे बेंच कौन सा बनेगा। बिल्कुल ठीक। तो अब जब भी बेंच बनेगा, अभी आपने देखा कि जो सीट्स वाला मामला था वो बिल्कुल इसी तरह ही चला है जैसे एक ट्रायल चल रहा होता। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और ये रेफरेंस भी जब चलेगा तो उसमें तमाम फ्री कैन जो उसमें फैक्ट्री हैं या जिसने क्लेम किया है सरकारी अपने फेडरल गवर्नमेंट भी और प्लस जिसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया वो भी, बिल्कुल उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो उसमें अपने आर्गूमेंट्स कर सकें और साबित कर सकें कि जो शाहिद गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ किए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। और गवर्नमेंट को भी साबित करना पड़ेगा कि ये शाहिद किस हद तक इस तरफ लेके जाते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरनाक है और इसका बैन करना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। तो जब तक ये सारे मामलात नहीं देखे जाएंगे तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो सिचुएशन बन रही हैं, मेरा ख्याल कि सिचुएशन कोई गवर्नमेंट के लिए भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि गवर्नमेंट समझे कि हम किसी भी पार्टी को इन वन गो इसका बैन करवा लेंगे या उसको आउट कर देंगे पॉलिटिकल सिनेरियो से। बिल्कुल। ये बात देखें एडमिट करने वाली है कि पीटीआई इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका एक वोट बैंक भी मौजूद है और उसके वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद और मेरा ख्याल कि काफ़ी जज्बाती वर्कर्स की तादाद इस वक्त फील्ड में है। तो इसलिए जो मेरा ज़ाती राय है इससे किसी का खिलाफ भी हो सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहली बात तो है कि बैन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन भी आई हैं कि पीपल पार्टी और नून लीग जो आज बिल्कुल इकट्ठे हैं ये एक दूसरे का नाम सुनने के लिए रवादार नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जो अवामी मुस्लिम लीग का जिक्र हुआ उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल उसको सिनेरियोज भी डिफरेंट थे, उस वक्त मामला डिफरेंट थे, उस वक्त मैनेज भी मतलब बहुत सारे ऐसे मामला हुए जिनको कंट्रोल किया गया। अब शायद कंट्रोल करने से मुल्क की सालमियत को नुकसान होगा और शायद बहुत सारे और ऐसे इशूज क्रिएट होंगे जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का असल जो तरीका है किसी को आउट करने का वो ये है कि आप जो भी पार्टी है उसको अपना टेन्योर पूरा करने दें। ठीक। और दोबारा जब इलेक्शन हो तो फिर अवाम फैसला करे कि कौन सी उनके लिए अच्छे हैं। ये एक फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, बिल्कुल छन्नी है जिससे बार बार गुजर के अल्टीमेटली अवाम को खुद ही समझ आ जाएगी और कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए अच्छी है, मुल्क के लिए अच्छी है। और फिर जो पार्टी नहीं अच्छी होगी वो खुद ही आउट हो जाएगी और अवाम को फैसला करने देना चाहिए। नुमान आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो है वो जो नोटिफिकेशन का जिस तरह मियाँ साहब ने और दिलनवाज चीमा साहब ने भी जिक्र किया,
नोटिफिकेशन के अंदर क्या गवर्नमेंट को आप नहीं समझते कि पहले राइट ऑफ हियरिंग मिलना चाहिए कि डायरेक्टली आप, क्योंकि उनकी जो आप समझते हैं कि नीचे जो मुकदमा आता है वो 9 मई के हैं, दूसरे मुकदमा आते हैं, अब उनके एक तो ये कानूनी सवाल पैदा होता है कि जनाब उनका ट्रायल अगर कंक्लूड हुआ है तो उनका राइट टू अपील है, उसके अंदर जब तक मामला अप टू द सुप्रीम कोर्ट ना अपहेल्ड हो जाए उस वक्त तक जो है उनकी बुनियाद नहीं बनती कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उन्हीं जो है वो FIR की बुनियाद पर जो है वो इस तरह से बैन कर दिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने भट्ट साहब। आपके आइन के अंदर एक है आर्टिकल 4 और एक है आर्टिकल 10A। ठीक, ये आर्टिकल 10A है जो कि 18वीं अमेंडमेंट में जो आइन में आई, ये पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इसको आइन का हिस्सा बनाया। ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। उससे पहले आर्टिकल 4 था जो एक जनरली बात किया करता था कि हर एक को कानून के मुताबिक डील किया जाना है। जी, तो ये इसकी जो बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक, कि किसी भी शख्स के खिलाफ जो कि पाकिस्तानी है उसके खिलाफ कोई भी फैसला करने से पहले उसको एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि वो उसके खिलाफ जो भी इल्ज़ाम हैं उनको वो जवाब दे। ठीक, किसी भी क्रिमिनल केस में जो चार्ज फ्रेम किया जाता है उस चार्ज फ्रेम करने का तसव्वुर यही है कि अगले को उसके इल्ज़ामात बताए जाते हैं और फिर एक एक इल्ज़ाम पे उसको बताया जाता है कि हर एक में उस पर आके अपने आप को डिफेंड करे। ठीक, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर इसके साथ अपील का एक जो हक है आपका, अगर एक क्रिमिनल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास केस होता है या सिविल कोर्ट पे केस होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की हद तक आप आते हैं। बिल्कुल ठीक। इधर मामला जो आपने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन रेज किया है कि एक तो क्या गवर्नमेंट PTI को सुने बगैर ये नोटिफिकेशन कर सकती है, ठीक, और दूसरा सवाल ये है कि जब नोटिफिकेशन करने के बाद डिक्लेरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हतमी होगा? ठीक, क्या इसके बाद कोई अपील का सवाल, कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं? ठीक, मेरा इसमें जो मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक मेरी जो चीज़ जहन में आती है वो ये होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसी की हेयरिंग तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में होनी है ना। बिल्कुल ठीक, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग PTI को उधर दी जाएगी। ठीक, अभी ये शवाहिद इकट्ठे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे क्या क्या वाक़यात हैं। बिल्कुल ठीक, पोटेंशली 9 मई का वाक़या है ठीक, जो एक एलिगेशन है प्रोपेगेंडा अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, साइफर का मामला है, IMF को खत लिखना है, ठीक, लॉबिंग फर्म्स एंगेज करना है, ठीक, फॉरेन फंडिंग है, ये वो जो शवाहिद हैं, डिजिटल टेररिज्म की भी बात, डिजिटल टेररिज्म, इनकी बुनियाद पे पहले हुकूमत वो शवाहिद इकट्ठी करेगी। ठीक, जो अभी दिलनवाज चीमा साहब ने भी जिक्र किया कि सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक, फॉरेन फंडिंग और टेररिज्म के जुमरे में वो चीज़ें आएंगी, बिल्कुल उसके बाद वो नोटिफाई करेंगे, उसके बाद ये रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उधर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी। बिल्कुल ठीक, उसके बाद अपील का तो तसव्वुर है ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म। मैं नुमान दोबारा आपकी तरफ आऊँगा नए मौजू के साथ। अभी मैं दिलनवाज चीमा साहब से, दिलनवाज चीमा साहब आपने जो है वो दोनों मेरे मेहमानों की गुफ्तगू सुननी है। बात जो कंक्लूड करने की वो ये है कि जो ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि बेशुमार लोगों पर मुश्तमिल है उनके इंडिविजुअल एक्ट को आप पॉलिटिकल पार्टी से मंसूब करें और वो भी उनके ट्रायल जब पेंडिंग है और कुछ की अपीलें पेंडिंग। दूसरा पॉइंट, डिले इन टेकिंग द एक्शन। बेसिकली ये असल बात यही है भाट साहब, मैं पहले इस पर वो क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स कवर कर रहे थे। देखिए बात ये है, फ़र्ज़ कर लें मेरे नज़दीक जो भी तक इन्फॉर्मेशन आई है, मुकदमा इस प्रोविज़न के तहत जो मजबूत लग रहा है गवर्नमेंट का वो तो शायद फॉरेन फंडिंग वाले एस्पेक्ट पे है, उस पर गवर्नमेंट थोड़ी कॉन्फिडेंट भी लगती है। इलेक्शन कमीशन में भी बड़ी लंबी प्रोसीडिंग हुई है। बहरहाल 9 मई का फिर टेररिज्म और उसके बाद जो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है वो इतना सॉलिड नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बेल स्टेज में ऑब्जर्वेशंस इस पर दी भी हैं कि किसी फॉरेन कंट्री का तो नहीं नज़र आ रहा इधर कोई इन्वॉल्वमेंट है या कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी है। सो दैट सीम्स अ बिट, वो इतना मुझे नहीं स्ट्रॉन्ग केस लग रहा। लेकिन अब मैं फ़र्ज़ एक और बात कर रहा हूँ भट्ट साहब। जी जी, फ़र्ज़ करें इन तीनों ग्राउंड्स पे बहुत सॉलिड मुकदमा है गवर्नमेंट का, इन हालात में अगर वो उस शवाहिद पे ठोस शवाहिद इकट्ठे करके ये काम करती भी है गवर्नमेंट जी, तो लगेगा कैसा? ये है असल बात, जस्ट अ सीन टू बी डन वाली जो है। बिल्कुल, वो इस माहौल में कौन है जो उसको इंडिपेंडेंटली अप्रेज करके कहेगा कि नहीं ये बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुआ ये काम? जी, तो ये यहाँ पे स्ट्रगल करेगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, तभी शायद वो अभी टाइम ले रहे हैं ना। बहुत मैं ये कहना, सॉरी आपकी बात खत्म कर, मैं यही कहना चाहता था, बहुत सारे सीनियर वो सियासतदानों ने इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही राय दी है कि बहुत बड़ा काम है जी, बड़ा ट्रिकी स्लोप है, ये स्लिपरी स्लोप है, इसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हमारी जो तारीख है बट साहब सियासी जमातों को बैन करने की, डिसॉल्व करने की, वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता टॉपिक, क्या बानी PTI इमरान खान के ऊपर
आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जा सकता है? इल्ज़ाम लगाने को तो हम देखते हैं कि कानून के अंदर, अदालतों के अंदर इल्ज़ाम लगाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन क्या उसे शवाहिद की बुनियाद पर साबित भी किया जा सकेगा? इसी मौजू को आगे लेके चलना है। मैं अभी जो है वो मियाँ इरफान अकरम साहब की तरफ बढ़ूँगा। मियाँ साहब, आर्टिकल 6 जो है शुनीद आ रही है, इस पर बात की जा रही है कि उनके ऊपर लगा दिया जाए। ना सिर्फ उनके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो उस टाइम के थे आरिफ अलवी साहब, और गालबन डिप्टी स्पीकर जो उस टाइम के थे सूरी साहब, उनके ऊपर भी ये कहा जाता है कि उनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 6 पहले अगर नाज़रीन को आप बता सके कि क्या है, क्या आर्टिकल 6 है क्या? पहली बात तो ये है, आर्टिकल 6 कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स or hold in obeyance the constitution by use of force or show of force shall be guilty of high treason। बिल्कुल ठीक। आगे उसकी मीनिंग भी लिखे हुए कि दिस मीन्स दैट एनी एक्ट दैट डायरेक्टली अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय फोर्स और कॉशन इन कंसिडर्ड ट्रेजन। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब जब आप देखें कि आर्टिकल 6 वाली भी वही बात है चीमा साहब वाली कि इसको साबित करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी मैं खुद पेश होता रहा यहाँ पर मुख्तलिफ अच्छी मतलब गवर्नर पंजाब तो थे साबिक, उनके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 के तहत आया। मेरे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा लड़ा गया, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा लड़ा गया। लेकिन आर्टिकल 6 को साबित करना इतना आसान नहीं है, और ये फिर बात है कि ये ज़्यादा मुश्किल बेसिकली अदालतों के लिए है, क्योंकि जिन अदालतों में चलना है उन्होंने फिर सब चीज़ों को, तमाम शवाहिद को देख के आर्टिकल 6 का इतलाक़ करना है। बिल्कुल ठीक। अब तक आर्टिकल 6 मैंने अपनी 30 साल प्रैक्टिस में तो किसी के ऊपर लगते नहीं देखा। अब भी मुशर्रफ का एक केस हमें नजर आता है जिसके अंदर वो भी सेटिस्फाइड हो गया। मुशर्रफ के केस में दैट इज अ स्पेशल ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हाई कोर्ट। वो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया जो 2-1 के मेरा ख्याल तनासुब से था, लेकिन उसको भी फिर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वो उसके बाद आज तक उसका आगे ना कोई अपील चली, ना उस केस की दोबारा हियरिंग हुई। बिल्कुल वो भी बेसिकली रेफरेंस इन एब्सेंशिया था। ठीक, क्योंकि मुशर्रफ साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मुशर्रफ साहब के बारे में शवाहिद ज़रूर इकट्ठे किए गए, उनके वकील भी पेश होते रहे। ठीक, लेकिन वो 3 जजेस जो कि उस वक्त ट्रिब्यूनल के जजेस थे, मतलब थे वो हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन एक 3 जजेस की ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने मुशर्रफ साहब के खिलाफ वो फैसला दिया, और उसको हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अंडू कर दिया। टिल टू डेट वो फैसला अभी तक अंडू है। बिल्कुल। नुमान, मैं आपकी तरफ होऊंगा। आपने भी मियाँ साहब की बात सुनी है। अभी जो है वो आर्टिकल 6 जो है उसकी जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो लगा दिया जाएगा। आप समझते हैं कि क्या वो रूलिंग इस तरह की थी जो डिप्टी स्पीकर ने पास की, उसके अंदर वो लग सकता है, कंडीशन मीट हो रही है, और ट्रिजन का फिर जो है कि पार्लिमान के पास भेजा जाएगा? क्या प्रोसीजर है आपके पास? क्या देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि वो कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे मुकदमा चलाया जा रहा है। आपने खुद इसका जिक्र किया। ठीक, ये वो वाक़या है 9 अप्रैल 2022 का। ठीक, जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया, और उस दिन 9 अप्रैल को, गालबन 9 अप्रैल का दिन ही था जी, उस दिन उस पर वोटिंग होनी थी जी। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उस जो सारा वोटिंग का प्रोसेस था उसको ये कहते हुए रोक दिया कि ये जो सारा का सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोसेस है ये गलत प्रोसेस है, ये फॉरेन गवर्नमेंट के कहने पे किया जा रहा है। उस वक्त आर्मी चीफ का नाम लिया गया कि उनके कहने पे ये सारा प्रोसेस चलाया जा रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने आर्टिकल 5 का उस वक्त जिक्र किया। बिल्कुल कि आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए हम सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको कलअदम करार देते हैं और इस पर वोटिंग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अब मैं जब इस वाक़े को उस वक्त सुन रहा था तो मेरी, हो सकता है मेरी एफिलिएशन PTI के साथ ही हो, लेकिन मैं कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने उस वक्त ही बोला था ये कदम गलत किया गया। बिल्कुल ठीक। कानून के मुताबिक एक तरीकाकार है, आइन के मुताबिक एक तरीकाकार है, उस पर वोटिंग होनी थी, और अगर उतने वोट मिलते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाना था, जो कि हकीकतन हो जाना था। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपहोल्ड करती है। उसमें जस्टिस मजहर मियाँ खेल ने अपना फैसला करते हुए उन्होंने इसमें लिखा था कि इन पे आर्टिकल 6 का इतलाक करना चाहिए इस सारे वाक़े में। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, लफ्ज़ 3 अभी मियाँ साहब ने जिक्र किया है कि वो 3 बुनियादी लफ्ज़ क्या हैं? एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स और सस्पेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक। एब्रोगेशन होती है मनसूख करना, तो इस सारे वाक़े से मनसूखी तो नहीं हुई आइन की।
ठीक है, सस्पेंड करना होता है, मुअत्तल करना, मुअत्तली भी नहीं है। तीसरा लफ्ज जो रह जाता है वो है सबवर्जन, सबवर्ट करना। ये सबवर्ट करने का मतलब ये होता है कि उस चीज को ना खत्म किया गया, ना मुअत्तल किया गया, बल्कि उसका असर जाहिल किया गया। अब ये एक बुनियादी चीज है कि इस सारे वाक़े से क्या पूरे आइन का असर जाहिल हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, ये वो जो सवाल है, ये जब आर्टिकल 6 चलेगा तो इस पे इस बुनियादी चीज पे डिस्कशन होगी। दिलनवार चीमा साहब, बात यह है कि मैं अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं अगर डिप्टी स्पीकर के तौर पे अगर उन्होंने बात की है तो वो एक मामला इंटरप्रिटेशन का भी हो सकता है कि उनके ज़हन में उस प्रोविज़न की क्या इंटरप्रिटेशन थी, वो कानून के एक प्रोविज़न को किस तरह से सोच रहे थे। हम कोर्ट में रोज़ की बुनियाद पे देखते हैं और ऑनरेबल जजेस के सामने भी जब आपको पता है कि डिवीजन बेंच होते हैं, फुल बेंच होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता है डाइसेंट आते हैं, इतलाफ़ी नोट आते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक शख्स ने बतौर डिप्टी स्पीकर जो है एक लॉ की प्रोविज़न को एक साइड पे इंटरप्रिटेशन लेके गए तो उनके ऊपर ये आर्टिकल 6 आप लगा। ठीक कह रहे हैं, बाकी जो गुफ्तगू हुई है मेरे भाइयों ने की वो भी ठीक है। बात असल में पता है क्या, हाई ट्रीजन का बड़ा महदूद दायरा है, इसको समझने की ज़रूरत है जी। हर गैर आइनी अमल जो है जी वो गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ठीक, गैर आइनी अमल तो महकमे हर दिन कर रहे होते हैं, हम उसकी रिट पिटिशन करते हैं, हाईकोर्ट कहता है ये गैर आइनी काम है, वो ट्रीजन तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो फैसला किया स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हुई, मेरा ख्याल कोई भी स्टूडेंट ऑफ लॉ जो फेयर बात करेगा, जो फिर न्यूट्रल होकर चलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि वो आईनी अमल था, वो गैर आईनी अमल था। पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी कर दिया, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डायरेक्शन भी थी, वो वोट होना ही होना था। अब वो गैर आईनी तो है, लेकिन क्या वो ट्रीजन के जुमरे में आता है? क्योंकि जब आप ये इसको पढ़ते हैं ना हमारे गद्दारी के प्रोविजन को, तो पढ़ते सार आपको बड़ी वजाहत से समझ आ रही होती है कि ये खास मकसद के लिए लिखा गया, और वो है मिलिट्री टेक ओवर। ओके। असल में इसके मकसद वही है, इसको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, यूज ऑफ फोर्स के साथ इसका ताल्लुक है, इसका सबवर्ट करना, उसको जो है माजूल करना, उसका असर रोक देना, ये जो काम होता है ये बेसिकली मिलिट्री टेक ओवर के बाद हुआ करता है, जिसके लिए ये प्रोविजन रखा गया है। बिल्कुल। एक मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, एक इसमें गुंजाइश है एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की, किसी और गैर आईनी तरीके से भी अगर ये असर रोका जाएगा आइन का तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अगेन वो बड़ा एक स्पेसिफिक है, उसको देखना पड़ेगा कि किसी भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग से क्या आइन के ऊपर जो है उसकी सबवर्जन हो रही है। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, आने वाले दिनों में नाज़रीन देखेंगे कि ये मामला किस करवट जाता है। अभी आखिरी जो मौजू है उसकी तरफ मुझे बात करनी है कि नोटिफिकेशन एक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, जिसके तहत जो है 39 आज़ाद उम्मीदवार को PTI में शामिल कर लिया गया, लेकिन जो 41 का सीगा है, 41 उम्मीदवारान की भी बात की गई उसी जजमेंट में, उसके मुतालिक जो है वो लीतो लाल से काम किया जा रहा है। चीमा साहब आपका फर्स्ट जो है मुख्तसर बात करनी है, 5 मिनट मेरे पास है। जी बट साहब मुख्तसर यही बात है कि असल में यही वो कैटेगरी है जिसके ऊपर ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। ठीक, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा जाएंगे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन जा सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तो खुला छोड़ा अपने ऑर्डर में कि किसी को भी इसमें वजाहत की जरूरत है तो हमारे पास आ जाएं। बिल्कुल, ये थोड़ा वैसे अनयूजुअल है कि क्लैरिफिकेशंस लेने के लिए किस तरह इसको रेगुलेट करेगी सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी कि बार बार लोग दरख्वास्तें लेके जाएंगे आपकी इस शिक का मतलब क्या है, हमें समझ नहीं है आपकी, फिर लोग भोले भी बन जाते हैं कि भाई हमें समझ नहीं है आप समझा दें, वक्त भी उसमें गेन किया जा सकता है, ये एक अपनी जगह है। लेकिन आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ना सरप्राइजिंगली जी बाकी कैटेगरी की हद तक इतनी डिसएग्रीमेंट नहीं थी, इनकी हद तक जो PTI के साथ एफिलिएटेड नहीं रहे आखिरी दम तक, और दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बिल्कुल ठीक है नुमान, मुख्तसर मुझे जवाब चाहिए होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद ही एक रास्ता दे दिया। ये अपील के इक्विवेलेंट नहीं है कि अगर किसी को कोई वजाहत की चीज़ है तो आप आ जाएं, तो दोबारा उसी तरह से मामला, अगर अपील नहीं दी गई, रिव्यू पेंडिंग है, तो इस तरह से मामला को डिले में लेके लिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो मेरे ख्याल में जो मैंने उसको पढ़ा है वो बड़ा ही वाज़ेह है इस पर। ठीक, 39 की हद तक तो बात होगी कि नोटिफिकेशन होगी, और उनके बारे में जो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल जो उनकी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पे PTI का नाम लिखा था लेकिन पार्टी टिकट अटैच नहीं की। ओके, जो 39 लोग हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इन्होंने ना अपने नॉमिनेशन फॉर्म में PTI की एफिलिएशन लिखी है और ना पार्टी टिकट से अटैच की है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 187 और आर्टिकल 190 की मौजूदगी में, जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है और हर एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना है, उनकी मौजूदगी में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के आने के बाद लैतो लाल से काम ले सकता है? हालांकि इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेड था उधर, इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा केस लड़ा, फैसला आने के बाद
इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे वो बातें दोबारा कैसे स्टार्ट होंगी। बिल्कुल ठीक है, मेरा बिल्कुल ठीक है। मैं मियाँ साहब की तरफ आऊँगा। मियाँ साहब, आप भी अगर इसके ऊपर मुख्तसर हमें आगाह कर सकें कि क्या कानून कह रहा है। अब ये फिर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आया कि 41 जो कैंडिडेट हैं आज़ाद उम्मीदवार, हालांकि पीटीआई का इसके अंदर मौक़िफ़ ये है कि काफ़ी लोगों ने उसके अंदर अपनी एफिलिएशन पीटीआई से जाहिर कर दी है और उसके अंदर इंडोर्समेंट भी आ चुकी है। देखें वो तो जो अब एफिलिएशन दायर की है, देखिए बात ये, पहली बात तो ये है कि क्या ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के पास। वो एक ही ऑप्शन है रिव्यू की। रिव्यू का स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड सा होता है। ठीक ठीक। तो रिव्यू में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कहीं कानूनी तौर पे कोई अगर गलती रह गई हो तो फिर आप उसको रिव्यू में फाइल करें। बिल्कुल ठीक। अब ये जो केस था ये सारा फैक्चुअल केस था। ठीक। लेकिन उसमें जो कंट्रोवर्सी वो यही है कि बेसिकली पैराग्राफ नंबर 6 ऑफ द जजमेंट, जो शॉर्ट जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये बात तो क्लियर है कि ये जो लोग हैं 39 ये तो इन्होंने एफिलिएशन शो कर दी। अब 41 वाली जो बात है उसमें उन्होंने टाइम दिया कि जो लोग अब भी जाके शो करना चाहते हैं अपनी एफिलिएशन पार्टी के साथ, वो जाके शो करें। बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर शायद रिव्यू भी अब यही तैयार हो रहा है और यही करेंगे कि जनाब जिन्होंने अपनी एफिलिएशन पहले शो ही नहीं की, और सेकेंडली ये कि वो एक और पार्टी को ज्वाइन कर सके हैं, अब वो किस दायरे के इख्तियार के तहत वो उस पार्टी को छोड़ के दोबारा पीटीआई के लिए अपनी एफिलिएशन शो करेंगे। बेसिकली डिस्प्यूट ये था कि जिन लोगों ने तो ऑलरेडी अपनी एफिलिएशन पार्टी नेम वहाँ पर लिखा था वो तो क्लियर है, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को पहले आज़ाद किया, आज़ाद डिक्लेयर करके इलेक्शन लड़े, अब वो फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, अब वो सुन्नी इत्तेहाद को छोड़ के दोबारा पीटीआई को जब ज्वाइन करेंगे तो उसका क्या सिनेरियो बनेगा। और इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ मियाँ साहब की बात के साथ, एक और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो डिसेंटिंग ऑर्डर्स में है कि उन्होंने खुद कभी एतराज नहीं किया मेंबर्स ने। बिल्कुल कि हम सुन्नी इत्तेहाद में नहीं रहना चाहते, हमें पीटीआई में तस्वर करें, किसी ने कहा ही नहीं आज तक। इसमें एक छोटी सी बात व्हाट्सएप आपकी इजाजत से, आर्टिकल 187 का मैंने क्यों जिक्र किया है। जी। जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली अदालतें होती हैं ना, वो कानून की अदालतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो 8 मेंबरान हैं, उन्होंने जो ज्यादती की गई, सिंबल छीन के इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, उन्होंने कहा कि सिंबल छीनने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म होगी, बैन तो नहीं किया गया। ये 187 के तहत इंसाफ देने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। बिल्कुल ठीक है सर। जी पार्टी तो उन्होंने, देखिए पार्टी में रहते, ठीक, पार्टी मौजूद थी, एफिलिएशन ही जब छोड़ दी, क्यों छोड़ी। बिल्कुल ठीक, उसमें लीगल फाइट करते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो जहाँ पे एक से ज्यादा लॉयर बैठ जाए तो गुफ्तगू जो है खत्म नहीं हो सकती, एक निकलेगा। और उसकी मकसदियत बुनियादी तौर पर यही है कि हम अपने नाजरीन को जो है वो एजुकेट कर सके, बता सके कि इन मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में कानून क्या कहता है। अगले एपिसोड में हाजिर खिदमत होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।